हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ और ये 80% या 90% प्लस कैंडिडेट इस गलती को कर रहे होंगे और इसको तुरंत हम ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज बताऊँगा। और ये एक ऐसी गलती है कि तैयारी करने के बावजूद, सारे कंसेप्ट पढ़ने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी आप अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक तो होती है कि आप कितना तेज़ पढ़ सकते हो और एक होती है आप कितना तेज़ समझ सकते हो। कंप्रीहेंसिबिलिटी आपकी कितनी है, कितनी स्पीड में आप कंप्रीहेंड कर सकते हो। तो जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या है भाई, टाइम की मारामारी है। हमारे ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि चीज़ों को जल्दी करें। ये क्वेश्चन मैंने, हम हर एक क्वेश्चन के साथ खुद को आंकते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने जल्दी कर लिया, ये क्वेश्चन मैंने लेट किया है। तो उस स्ट्रेस के कारण, उस प्रेशर के कारण, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, 2 पाई चार्ट्स आर गिवन बिलो, देयर आर 6 डिपार्टमेंट्स इन ऑफिस, पाई चार्ट 1 shows the number of males in this, number of males in the particular department, so is the percentage of total number of males। तो क्या है, मैं पढ़ तो पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको तेज़ कर दूँ तो मैं पढ़ तो लूँगा, लेकिन जितनी तेज़ मेरी पढ़ने की स्पीड है उतनी तेज़ मेरी कंप्रीहेंशन की स्पीड नहीं है, मान लो। और सबके साथ यही होता है। आप किसी चीज़ को पढ़ो या फिर मैं आपको बोलूँ किसी चीज़ को पढ़ो और साथ साथ समझो, तो इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप साथ साथ उसको समझना चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको उसको मंदा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा और साथ के साथ में उसे समझना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज टाइम का स्ट्रेस है, तो मैथ की स्टेटमेंट को या फिर इंग्लिश के पैसेज को इतनी तेज़ पढ़ देते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो क्या करेंगे, वो दोबारा पढ़ेंगे उसी मैथ्स की स्टेटमेंट को, वो दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। हैं, अगर दोबारा भी तेज़ पढ़ दी तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर तिबारा बहुत स्लो पढ़ेंगे। लेकिन अब नर्वसनेस बढ़ जाएगी कि मेरे को तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे, करूँगा कब, ठीक है। और ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये करना है तो आप ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली जाकर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करें? तो मेरे भाई, टाइम की इतनी मारामारी नहीं होती, प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास करो, है। टाइम की इतनी मारामारी नहीं होती कि आप क्वेश्चन को समझ ही ना पाओ। अगला जब आप मॉक टेस्ट दो तो शांति से स्टेटमेंट को पढ़ो, उस स्पीड पर पढ़ो जिससे आप समझ पाओ। आपको ये लगेगा कि आप स्लो हो गए, मुझे तेज़ तेज़ काम को करना चाहिए, बट बिलीव मी, वो सिर्फ लगता है। मैंने टाइम रख रख के भी देख रखा है, जब मैं तैयारी करता था कि वॉच को ऑन करके है, और जब पढ़ाता था तब भी मैंने कई बार ऐसे करके देखा है, वॉच को ऑन करके टाइम नोट करके। जब शांति से हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वो कम टाइम में होता है, हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर भी नहीं होता, दिमाग की नसें भी नहीं फटती हैं, तो कम टाइम में होएगा। बट आपको फील होएगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप काम हो, आप रिलैक्स हो, आप बस हड़बड़ी में नहीं हो। तो एक तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, ठीक है। और क्या होएगा, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम पढ़ें, उनको आराम से समझें, तो उसके बाद हम उनको मेंटली कर सकते हैं। अगर हम उस स्टेटमेंट को पहली बार में समझ जाएं तो हम उनको मेंटली कर सकते हैं। बट आप इतनी जोर तेज स्पीड से उस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, आपने आधी स्टेटमेंट पढ़ी, आपको समझ में आई नहीं है, अब बिना वजह लिख रहे हो, फिर बाद में अरे इसमें तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फालतू का लिखते हो कई बार मेंटली करने लायक क्वेश्चंस के अंदर, और कैलकुलेशन के अंदर गलती करते हो। अगर ये हड़बड़ी करोगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू रखने में गड़बड़ कर दोगे, हैं कोस 30 को आप लिख दोगे √3 1/2, वैसे होता तो √3/2 ही है, कोस 30 को आप 1/2 रख दोगे, हैं। तो क्या है, और इसके कारण क्या होएगा, आपकी 2-3 गलतियां होंगी, 3-4 गलतियां होंगी, आपके सवाल लेट होंगे, तो नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज़ के कारण, एक तो नर्वसनेस के कारण क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई, और थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हुई तो नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो नर्वसनेस एक हद तक ठीक रहती है, उस हद तक ठीक रहती है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जिस भी चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हो उसकी परफॉर्मेंस जब भी चेक की जाएगी आप थोड़े से नर्वस होगे, बट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस को ही खराब कर दे। तो भाई, आखिरी के दिनों में आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, एकदम से एग्ज़ाम के अंदर जाकर ये स्ट्रेटजी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हम वही चीज़ लगा पाते हैं जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आखिरी के दिनों में अपने मॉक टेस्ट मैथ्स का, अगर ये गड़बड़ हो रही है कि भाई साहब जो आते हुए कंसेप्ट्स हैं उनके क्वेश्चन भी नहीं निकल रहे, तो क्या करोगे, शांति से दो। आपको ये लगेगा कि सर इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात मानकर 3-4 मॉक टेस्ट दो, तो उनका टाइम नोट करो, देखो इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो इस बात को प्रैक्टिस करो। इट इज़ हाई टाइम कि आप इस बात को मानो। इस बात को इम्प्लीमेंट करने का अभी वक्त है। इसके बाद और ज़्यादा लेट हो जाएगा, आपकी एनफ प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, और बाकी लगे रहो मज़े में। ठीक है, अगर कोई और बात मेरे दिमाग में आई कि हाँ आप लोगों को बतानी ज़रूरी है, मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा वीडियो लेकर। और एक और बात, अमन वशिष्ठ सर ने अपने चैनल पर विविध कैंडिडेट का नाम है, उनका इंटरव्यू लिया था, जिनकी एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर 92 ऑल इंडिया रैंक आई है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस विविध आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं भाई। और अमन वशिष्ठ सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने कैंडिडेट को अलाउ किया कि उन्होंने जेन्युइनली जिन जिन सोर्सेज से तैयारी की है वो उनको शेयर कर सकें उनके इंटरव्यू के अंदर। ऐसा हर जगह नहीं किया जाता है जनरली। ठीक है, तो थैंक यू अमन वशिष्ठ सर। और आप लोग भी डेफिनेटली उस वीडियो को देखना, उस इंटरव्यू को देखना। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपके भाई का भी थोड़ा सा नाम आया है। वैसे तो मेहनत जो है वो कैंडिडेट की ही होती है। जो ऐसा बंदा है जो मेहनत करना चाहता है, जो जानता है, उसको जहाँ से भी ठीक ठाक सी गाइडेंस मिलेगी वो अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हैं।